Greetings everyone, my name is Priyanka and I welcome you all to English Academy. इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक से यूनिट 8 पोम जिसका की टाइटल है द सॉलिटरी रीपर वो पढ़ने वाले हैं एंड दिस पोम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस वीडियो में हम इस पोम का एक्सप्लेनेशन जानेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, हम फटाफट जान लेते हैं कि ये पोम आखिर किस बारे में है। इस पोम में पोएट ने अपना एक एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। जबकि वो कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं वैली से होते हुए, तो वहाँ पे उन्हें एक हाईलैंड लैस मिलती है, एक लड़की मिलती है जो कि फील्ड में काम कर रही है और वो साथ ही साथ गाना भी गा रही है। वो बिल्कुल अकेली है वहाँ पे। उसका सॉन्ग पोएट को इतना ज़्यादा मेलोडियस लगता है कि जब वो वहाँ से गुजर चुके होते हैं, वो अपनी जर्नी वहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे निकल चुके होते हैं, फिर भी उस सॉन्ग की मेमोरी उनके हार्ट में रह जाती है बहुत ही दिनों तक। सो हियर वी आर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। अब यहाँ पे बिहोल्ड ये जो टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब है सी या फिर लुक, देखो। यॉन मीन्स देयर, वहाँ पे solitary highland lass. Solitary means somebody who is alone or single. Highland lass means एक लड़की जो कहाँ रहती है, हाईलैंड्स यानी माउंटेन रीजन्स में रहती है। कहाँ के? स्कॉटलैंड के माउंटेन रीजन्स में। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट है, वो कहाँ पे सेट है? स्कॉटलैंड में। सो पोएट सेज बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। देखो, सिंगल इन द फील्ड, वो लड़की क्या कर रही थी? अकेले खेत में काम कर रही थी। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वहाँ पे सॉलिटरी हाईलैंड लैस अकेले खेत में काम कर रही थी। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग का मतलब यहाँ पे है कटिंग डाउन एंड बाइंडिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जब रेडी हो जाती हैं तो उनको कट करना और उनको बंडलिंग करके रखना, इसको रीपिंग कहते हैं। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो रीपिंग भी खुद कर रही है और सिंगिंग भी कर रही है बाय हरसेल्फ, अकेले। पोएट सेज स्टॉप हियर और जेंटली पास, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, उसका सॉन्ग एंजॉय करूँ, या फिर जेंटली पास, आराम से धीरे से यहाँ से मैं गुजर जाऊँ, निकल जाऊँ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, लड़की बिल्कुल अकेली है वैली में और वो क्या अपना जो ग्रेन है वो खुद ही कट कर रही है और खुद ही उसे बाइंड भी कर रही है, उसे बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलानकली स्ट्रेन, और क्या कर रही है? एक मेलानकली, इट मीन्स और कोई सैड सॉन्ग भी वो लड़की गा रही है। ओह लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड का यहाँ पे मतलब है डीप वैली, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो पोएट कहता है कि सुनो, हम सभी को उसका सॉन्ग सुनना चाहिए। वो इतना मेलोडियस गा रही है कि पूरी की पूरी जो वैली है वो ओवरफ्लो हो रही है उस लड़की के सॉन्ग से। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इस स्टैंजा का यहाँ पे राइम स्कीम क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है फील्ड, जो कि हम ए मान सकते हैं। सेकेंड वी हैव लैस, इट इज नॉट राइमिंग विद ए, तो दिस इज बी नाउ। थर्ड वी हैव हरसेल्फ, ये किसी से राइम नहीं कर रहा है तो ये हो जाता है सी। फिर पास इज राइमिंग विद लैस, तो ये हो जाएगा बी। एंड ग्रेन हियर इज ऑल्सो नॉट राइमिंग विद एनी वन, तो ये हो जाता है डी। स्ट्रेन इज राइमिंग विद ग्रेन, तो ये भी हो गया डी। प्रोफाउंड यहाँ पे है और फिर यहाँ पे साउंड है, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो हम इन्हें बना सकते हैं ई। तो ये हो जाता है हमारा राइम स्कीम। अब यहाँ पे एक लाइन है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है किसी लड़की की जो कि फसल भी काट रही है और अकेले फील्ड में गाना भी गा रही है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है क्या? इमेजरी, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक इमेज प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट वी हैव हियर, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि no nightingale did ever chant, chant मतलब यहाँ पे है pleasing sound produced by the girl, more welcome notes यहाँ पे welcoming song to weary bands of travelers, यहाँ पे weary bands of travelers का मतलब है travelers का tired group
इन सम शेडी हॉन्ट. हॉन्ट मीन्स यहाँ पे है रूफ्ड शेल्टर, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं वो रुक के रेस्ट करते हैं रास्ते में. तो पोइट कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट. अभी तक किसी नाइटिंगेल ने भी इतना खूबसूरत मेलोडियस सॉन्ग नहीं गाया होगा जो कि वेलकमिंग नोट की तरह लगता हो टायर्ड ट्रैवलर्स के लिए, उन ट्रैवलर्स के लिए जो चलते चलते थक जाते हैं. इस लड़की का जो सॉन्ग है ये बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है. अमंग अरेबियन सैंड्स, ऐसा जैसे कि आप अरेबियन सैंड्स में चलते हुए बहुत थक गए हों, उसके बाद अगर आप ये सॉन्ग सुनते हैं तो आप बहुत ही सूदिंग सा फील करते हैं, आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड. थ्रिलिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्साइटिंग. अब यहाँ पे पोइट कहता है अमंग अरेबियन सैंड्स अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड. तो अब यहाँ पे कहा कि अरेबियन सैंड्स के ट्रैवलर्स के लिए ये जो वॉइस है ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है. और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं कि ये जो वॉइस है ये बहुत ही एक्साइटिंग है और ऐसा मैंने तो एटलीस्ट पहले कहीं नहीं सुना है. अब जब अरेबियन सैंड्स को हम यहाँ पाते हैं, इसका रेफरेंस इसलिए यहाँ दिया गया है क्योंकि ये जो सैंड है ये मतलब यहाँ पे है डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया जो कि मिडिल ईस्ट में है और इसे बहुत ही हार्श माना जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया चलने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए माना जाता है. तो वहाँ के भी ट्रैवलर्स को जो है ये सॉन्ग बहुत ही मेलोडियस और कंफर्टिंग लग सकता है, ऐसा पोइट का मानना है. और पोइट कहता है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड. इस तरह की एक्साइटिंग वॉइस मैंने तो कभी नहीं सुनी थी. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड. और किससे नहीं सुनी थी, स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग सीजन में जब कुकू बर्ड गाती है, कोयल गाती है, तो वो भी इतना मेलोडियस सॉन्ग नहीं गाती है. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज. और पोइट कैरी ऑन करते हुए कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है ये साइलेंस ब्रेक करता है. कहाँ का, फारदेस्ट हेब्रिडीज का. फारदेस्ट हेब्रिडीज क्या है, मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. कहाँ के, स्कॉटलैंड के. नॉर्थ वेस्ट जो स्कॉटलैंड है उसमें जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, पोइट के अकॉर्डिंग ये सॉन्ग वहाँ तक पहुँच जा रहा है और वहाँ का भी जो साइलेंस है वो ब्रेक कर रहा है. अब हम यहाँ पाते हैं कि पोइट ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा है हमसे. क्या किया है, एग्जैजरेट किया है. तो जब कभी भी एग्जैजरेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ कही जाती है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है हाइपरबली. ओके, जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कहते हैं. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट. यहाँ पे देखिए एंड में कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं है और इस लाइन का जो आइडिया है वो दूसरे लाइन में कंटिन्यू हुआ है. तो इस सिचुएशंस में सेम यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में भी हुआ है जो कि थर्ड लाइन तक आइडिया कंटिन्यू हुआ है. तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एनजैबमेंट. ओके, एनजैबमेंट, ये हो गया यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच. अब यहाँ पे क्या है, दो बर्ड्स का रेफरेंस है, एक है नाइटिंगेल और दूसरी है कुकू बर्ड. ये दोनों जो बर्ड्स हैं ये मेलोडियस वॉइस को सिंबलाइज करती हैं, मेलोडियस वॉइस को सिग्निफाई करती हैं. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या पाते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिम्बोलिज्म. ओके, सिंबल्स वाला सिम्बोलिज्म है यहाँ पे. हम यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच पाते हैं. लाइन के बिगिनिंग में आप देखिए नो नाइटिंगेल, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एलिटरेशन. ओके, जहाँ कहीं भी आपको मिले कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं नियर बाय वर्ड्स में, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में, वहाँ पे हो जाता है एलिटरेशन, फिगर ऑफ स्पीच. विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स. अब पोइट को वो लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, वो वर्डिंग्स नहीं समझ में आ रही हैं, तो पोइट कहता है क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर वो कौन सा सॉन्ग गा रही है, उसके सॉन्ग का थीम क्या है. पोइट को वो थीम नहीं समझ में आ रहा है. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो. तो पोइट यहाँ पे अब गेस कर रहा है कि मे बी वो कोई प्लेंटिव नंबर गा रही है. प्लेंटिव नंबर का मतलब है सैड सॉन्ग. यहाँ पे मे बी वो कोई सैड सॉन्ग
गा रही है फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। और वो किसके बारे में गा रही है? कोई बहुत ही पुरानी चीज़ जो कि अनहैप्पी थी, कोई ऐसा इवेंट, कोई सैड सा पास्ट इवेंट जो हुआ हो, फार ऑफ थिंग्स मतलब बहुत पहले का कुछ हुआ हो और वो अनहैप्पी हो, अनप्लेजेंट मेमोरी हो, मे बी उसके बारे में गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर कोई बहुत पहले का बैटल है जो हुआ है उसके बारे में गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, हम्बल मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग यहाँ पे है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग ही गा रही है, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि जो डेली बेसिस पे हमारे मैटर्स होते हैं उस पे बेस्ड है, वो है उस सॉन्ग का थीम। तो यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है? गेस कर रहा है कि सॉन्ग का थीम आखिर क्या हो सकता है। और पोइट गेस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इस सॉन्ग का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, लिरिक्स जो है समझ में नहीं आ रही हैं। तो पोइट गेस कर रहा है कि ये कोई अनहैप्पी मेमोरी है उसके बारे में गा रही है, कोई पुराना पास्ट इवेंट है बुरा उसके बारे में गा रही है, या फिर डेली डे टू डे मैटर्स के बारे में वो गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, मे बी कोई नेचुरल कलैमिटी आ गई, उससे रिलेटेड कोई सॉरो है, उससे रिलेटेड कोई तकलीफ है उसके बारे में गा रही है, या कोई लॉस हो गया, कोई तकलीफ है दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि हो चुका है ऑलरेडी भी और उसके फिर से होने के चांसेस हैं। तो इन सभी लाइंस में पोइट क्या कर रहा है? गेस कर रहा है सॉन्ग का थीम। अब यहाँ पे हम पाते हैं पी साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच फिर से क्या हो जाता है? एलिटरेशन हो जाता है। पोइट कंटिन्यूज हियर, वट एवर द थीम द मेडन सैंग। अब पोइट यहाँ पे कहता है सारे गेसेस करने के बाद कि जो भी मेडन गा रही है, मेडन का मतलब यहाँ पे है वो गर्ल, लड़की। वट एवर द थीम, जो भी टॉपिक हो उसके सॉन्ग का, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। मेरा तो बस यही मन हो रहा था कि इसका सॉन्ग कभी ख़त्म ही ना हो। ये जो है इतना मेलोडियस लग रहा था कि मेरा मन हो रहा था कि ये बस कैरी ऑन होता रहे, कंटिन्यू होता ही रहे। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा उस लड़की को, वो गाना भी गा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। अब फिर से यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं लड़की को गाते हुए और काम करते हुए। तो यहाँ पे फिर से हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच क्या? इमेजरी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, इवन इस लाइन में भी इमेजरी होगा क्योंकि हम यहाँ पे फिर से इमेजिन कर रहे हैं सिकल। सिकल क्या है? यहाँ पे टूल है ग्रास या फिर क्रॉप कटिंग के लिए, ये आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो गाते हुए अपने काम को करते हुए सिकल जो उसका ये टूल है उसके ऊपर बेंड है, तभी वो क्रॉप को कट कर पा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और जब मैं उसका गाना सुन रहा था तो मैं कंप्लीटली मोशनलेस था, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था और मैं स्टिल, मैं वहाँ पे स्थिर खड़ा था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसा कि मैं माउंट अप किया, माउंट अप का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लाइंब्ड अप द हिल। अब ये फील्ड तो वैली में था और ये लड़की गाना भी वैली में गा रही थी जहाँ पे कि हर तरफ उसका जो सॉन्ग है वो गूंज रहा था। और जब मैं वहाँ से गुजरता हुआ हिल्स की तरफ बढ़ा, मीन्स माउंटेन पे बढ़ा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, यहाँ पे आई बोर का मतलब है कैरीड और टुक अलोंग। तो जो वो म्यूजिक है उस सॉन्ग का जो कि मैंने अपने हार्ट में रखा, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जब मैं बहुत दूर जा चुका था उस जगह से, जहाँ तक कि मुझे उस सॉन्ग की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तब भी जो म्यूज़िक था, जो मेलोडी थी उस सॉन्ग की, मेरे हार्ट में बसी रही बहुत ही दिनों तक, कई दिनों तक मुझे ये सॉन्ग याद रहा, मीन्स इसका जो मेलोडी है वो याद रहा। इवन आफ्टर, जब मैं उस जगह से जहाँ पे कि ये सॉन्ग गाया गया था दूर निकल गया फिर भी। So that was all about this poem and I'm sure you all understood it very well. And for rest of the lessons and poems, you can follow the links given in description box और आपको अपने मन का टॉपिक मिल सकता है यहाँ पे जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूड रहे। Thank you everybody for watching.